राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के दिशा निर्देशन में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत प्रकरण हिंसा के मोर्चे के साथ मैं डॉक्टर नेहा दीक्षित, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कन्नौज से आप सभी प्रशिक्षुओं एवं विद्यार्थियों का SCERT द्वारा प्रसारित की जा रही लाइव लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का प्रकरण है हिंसा के मोर्चे। हिंसा के मोर्चे को पढ़ने से पहले, जानने से पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि हम इसके लर्निंग आउटकम्स या फिर उद्देश्यों को जानें। इसको पढ़ने के उपरांत प्रशिक्षुओं को सामाजिक विभिन्न आधारों पर व्याप्त हिंसा के मोर्चों को समझने में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षु हिंसा संबंधी विभिन्न मोर्चों के बारे में वास्तविक स्थितियों से अवगत होने के बाद स्वयं तथा अग्रगामी जीवन में अपने विद्यार्थियों में भी हिंसा के इन रूपों के प्रति सही समझ को विकसित करने में सहायक होंगे। प्रशिक्षु यह समझने के योग्य हो सकेंगे कि बच्चों में विभिन्न मोर्चों पर आधारित हिंसात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करने के साथ ही साथ उत्तरोत्तर किस प्रकार से उनके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। हिंसात्मक व्यवहार के परिमार्जन से एक स्वस्थ व्यक्तित्व व स्वस्थ समाज की आधारशिला रखी जा सकेगी। हिंसा के विभिन्न मोर्चों को जानने से पूर्व हम यह जानते हैं कि हिंसा क्या है। किसी प्राणी पर शासन करना, उसको अपना दास बनाकर रखना, किसी भी प्रकार से उसको कष्ट देना, उसके मन को अशांत करना। गांधी जी ने हिंसा की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट किया है और ये बताया कि कुविचार हिंसा है, उतावलापन हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, आपस में द्वेष की भावना हिंसा है, किसी का बुरा चाहना भी हिंसा है। इवन जो संसार के लिए सार्वभौमिक रूप से सभी लोग उसका उपभोग करें, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं उनको अपने अधिकार में उस पर कब्जा रखने की भावना होना भी हिंसा है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वार्थ, प्रभुता की भावना, जातियों में परस्पर विद्वेष और असंतुलित एवं असंयमित भोगवृत्ति, विशुद्ध भौतिकता की पूजा, अपने व्यक्तिगत और वर्गगत स्वार्थों का अंध साधन, शस्त्र और शक्ति के आधार पर अपनी कामनाओं को संतुष्ट करना, अपने अधिकार को कायम रखने के लिए बल का प्रयोग करना और साथ ही दूसरे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण करना, ये सारे के सारे कृत्य हिंसा के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक परिभाषा के अनुसार हिंसा स्वयं के विरुद्ध, किसी अन्य व्यक्ति या किसी समुदाय या समूह के विरुद्ध शारीरिक बल या शक्ति का साभिप्राय प्रयोग है। यह प्रयोग धमकी के स्वरूप में भी हो सकता है और वास्तविक रूप में भी, और इसके परिणाम स्वरूप ये उच्च संभावना होती है मृत्यु हो जाए, चोट पहुंचे, मनोवैज्ञानिक नुकसान हो, दुर्बलता हो या फिर कुविकास हो। अर्थात हिंसा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि अस्थायी रूप से असंतुलित करती है तथा कभी कभी स्थायी रूप से तीव्र क्षति पहुंचाने का कार्य भी करती है। हिंसा के पश्चात हम मोर्चे का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। मोर्चे से आशय विशेष रूप से लोगों या वाहनों का समुदाय जो प्रदर्शन आदि के लिए विशेष प्रयोजन के साथ अर्थात विशेष लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हो, वो मोर्चा कहलाता है। हिंसा के मोर्चे अर्थात हिंसा के आधार, हिंसा के संदर्भ, हिंसा के मुद्दे जो अक्सर जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, गरीबी, सांप्रदायिकता, विज्ञापनों के स्वरूप में परिलक्षित होते हैं।
हिंसा के विभिन्न मोर्चों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जातिगत मोर्चे की चर्चा करेंगे। एक कुल विशेष, एक जाति विशेष में जन्म लेने के बाद से ही जातिगत भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। विभिन्न जातिगत स्तरों पर एक कठोर सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया से हमें गुजरना ही पड़ता है और इस जाति विभाजन के अंतर्गत हमारे आवास, विवाह और रोजगार की जो संभावनाएं होती हैं वह निश्चित और सीमित स्थितियों में परिलक्षित होती हैं। जातियों में परस्पर ये स्तरीकरण की प्रक्रिया होने के कारण सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की स्थिति भी देखने में आती है। उच्च जाति के लोग प्रायः निम्न जाति के साथ सामाजिक बहिष्कार की स्थिति को करते हुए पाए जाते हैं। इसी के कारण आज भी छुआछूत की स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सका, जबकि इसके लिए अंबेडकर जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, फिर भी उसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में नियम भी बनाए गए और इस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे कि मनुष्यता के आधार पर सबको समान अधिकार मिले और वो समान स्तर को बिलोंग करे। यह बात उच्च जातियों के रोष का कारण बनी और एक हिंसात्मक या विद्वेषात्मक स्थितियां अपने आप ही निर्मित हो गई। इसका फायदा उठाने में हमारे राजनीतिक दल भी नहीं चूके। जब जब चुनाव आए उन्होंने इस मुद्दे को लेके प्रायः ऐसे आश्वासन दिए कि वो जाति विषयक विशेष काम करेंगे और निम्न जाति का स्तर ऊंचा उठाएंगे या फिर आरक्षण व्यवस्था में उच्च जातियों को अधिक आरक्षण देंगे। इस तरह से उन्होंने सत्ता की लोलुपता में आकर इस व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया और जातिगत मोर्चा हमारे सामने आया। जाति आधारित हिंसा ना हो, मोर्चा ना खुले, इसके लिए कुछ उपाय। जाति आधारित सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था को यदि खत्म किया जाए, उसमें उच्च, निम्न, मध्यम इत्यादि को हटा दिया जाए तो यह हिंसात्मक मोर्चा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों का प्रत्यक्षीकरण एक मानवीय धरातल पर किया जाए। सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं, उसके बाद जन्म लेने के उपरांत हम किसी विशेष जाति का अंग बने हैं। इस परिकल्पना के साथ जाति आधारित हिंसात्मक मोर्चे को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। सत्ताधारक अर्थात जो राजनीतिक स्थिति में बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं, यदि वो जाति आधारित मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल ना करें, उसको अपना एजेंडा ना बनाएं, तो इस तरह के मोर्चे को तत्काल खत्म किया जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था उत्तम है ऐसी जातियों का विकास करने के लिए जिनको उच्च जातियों वाले प्रायः बहिष्कृत करते थे, लेकिन यदि इसका स्थान योग्यता को दे दिया जाए और व्यक्ति की काबिलियत के द्वारा उसका चुनाव किया जाए तो आरक्षण व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में भी जाति आधारित हिंसात्मक मोर्चे को रोका जा सकेगा। यौन अथवा लिंग आधारित मोर्चा, यह एक ऐसा मोर्चा है जो प्रायः हिंसात्मक कार्यवाही का रूप ले लेता है। प्राचीन काल से ही लैंगिक असमानता भारतवर्ष में देखी जा सकती है, जिसमें बेटों को अधिक अवसरों की उपलब्धता और बेटियों के लिए प्रायः उन अवसरों का संकुचित होना, पुरुष वर्ग की प्रधानता होना, गर्भ में यदि पता चल जाए कि लड़की है तो भ्रूण हत्या का सहारा लेना, महिला का उत्पीड़न आज भी अखबारों की विषय वस्तु है। महिलाओं के प्रति जितना सकारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत दृष्टिकोण समाज में विकसित हो जाना चाहिए, आज भी उसमें कमी देखने में आती है। पालन पोषण के संदर्भ में कुपोषण की समस्या प्रायः बेटियों में देखी जा सकती है। शैक्षिक स्तर पर भी बेटों को ज़्यादा महत्व देके कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बेटियों में
अधिक अवसरों की उपलब्धता नहीं दी जाती। कार्यगत स्तर पर भी भेदभाव देखने में आते हैं। यह काम तुम कर सकती हो और यह काम तुम नहीं कर सकती, यह तो लड़कों का काम है। यह सिद्ध हो चुका है। बेटियों ने, लड़कियों ने हर जगह स्वयं सिद्ध किया है अपने आप को। बावजूद इसके कार्यगत स्तर पर भी भेदभाव की स्थिति प्रायः देखने में आती है। लिंगगत टिप्पणियों की स्थिति से एक महिला को प्रायः दो चार होना ही पड़ता है। सामाजिक स्तर पर लिंग संबंधी भेदभाव अत्यंत देखने में आता है। अपने कार्यालय में, सड़क पर इस तरह की टिप्पणियां जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं, वह देखने में आती है। इस कारण से काफ़ी संघर्ष हो रहा है और यह संघर्ष बहुत बार एक मोर्चे की शक्ल में सामने आता है और यौन अथवा लिंग आधारित मोर्चे के रूप में परिलक्षित होता है। लिंग आधारित हिंसात्मक मोर्चे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर महिलाओं व पुरुषों के बीच किसी प्रकार की विभेद को स्थान न दें। सरकारी कानून की प्रतिबद्धता पूर्ण स्थिति के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के जेंडर्स को समान अवसरों की उपलब्धता प्राप्त हो। इसमें महिलाओं की भी उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक धर्म, वर्ग, समुदाय की सारी महिलाएं एकजुट होकर किसी भी प्रकार के अन्याय के लिए संवेद स्वरों में आवाज उठाएं और उसका पूर्णतः उन्मूलन करें। भेदभाव आधारित हिंसात्मक मोर्चा प्राचीन काल से ही जाति, धर्म, वर्ण तथा संप्रदाय स्तर पर व्यक्तियों के बीच में विभेद किया जाता रहा है और व्यक्ति किस जाति या धर्म का सदस्य होगा, किसमें जन्म लेगा, उस पर उस व्यक्ति का खुद ही नियंत्रण नहीं होता। यह अत्यंत ही दुखद स्थिति है कि इस आधार पर भी व्यक्तियों, समुदाय, समूहों में परस्पर भेदभाव देखने में आता है। सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस का स्ट्रॉन्ग होना या लो होना व्यक्तियों के मध्य डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है और हिंसा की स्थिति का वाहक बनता है। आर्थिक स्तर पर विभिन्न आर्थिक समूहों के सदस्य व्यक्तियों के स्तर पर भेदभाव होने की स्थिति में उनको कम या ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति होती है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। इस तरह से आर्थिक स्तर पर भेदभाव भी असम्मान का सूचक बनता है और हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन जो प्राचीन काल से होता चला आया है, काफ़ी कुछ स्थितियां नियंत्रण में आई हैं, किंतु आज भी ऐसा भेदभाव देखने में आता है। यह स्थिति भी निश्चय ही हिंसात्मक स्थितियों को बढ़ाने में सहायक होती हैं। शैक्षिक स्तर का अलग अलग होना, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि सभी एक स्तर को बिलोंग करें। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, लेकिन इस आधार पे भी प्रायः डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है। यह स्थिति भी एक हिंसात्मक स्थितियों को जन्म देती है। राजनीतिक स्तर पर भेदभाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस तरह की स्थितियों का सहारा लेती हैं और डिस्क्रिमिनेशंस आपस में पैदा हो जाते हैं। भेदभाव संबंधी हिंसागत मोर्चे की रोकथाम में हमें सबसे पहले समाज में व्यक्तियों के मध्य आपस में प्यार, सौहार्द, एकता, अखंडता, समरसता की भावना को विकसित करना होगा। हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, उसके बाद हम किसी विशिष्ट जाति में बंधे हैं, किसी विशिष्ट धर्म के सदस्य हैं, संप्रदाय में बंधे हैं। ये इन सोच को, इन रूढ़िवादी सोच को किनारे दरकिनार करना होगा। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अमीर और गरीब के बीच में जो एक सीमा रेखा बनी हुई है, उसको तिरोहित करना पड़ेगा, उसको जड़ से हटाना होगा।
हमें अपने सामाजिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने हैं। इसके लिए हमें सहिष्णु भी बनना होगा। प्रत्येक धर्म के प्रति हमारी सहिष्णुता आवश्यक है। प्रत्येक धर्म के प्रति सम्मान आवश्यक है। इसी के साथ समान शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता जब रहेगी तो हर व्यक्ति समान रूप से उन्नति करेगा और एक विकासशील चिंतन के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे भारतवर्ष का एक नया रूप सामने आएगा। भ्रष्टाचार आधारित हिंसात्मक मोर्चा। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचार। भ्रष्ट आचार के अंतर्गत नैतिक मूल्यों का पतन दृष्टिगत होता है। वास्तव में भ्रष्टाचार एक प्रकार की हिंसा है और यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक समस्या भी है। बहुत पहले दलाई लामा जी ने कहा था, भ्रष्टाचार हिंसा का एक रूप है जो भारत की समृद्ध मूल्य व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। हमारे भारतवर्ष की विशिष्टता इसके नैतिक मूल्य संबंधित जीवन यापन में है, किंतु भ्रष्टाचार हमारी आंतरिक स्थितियों को ही कलुषित कर रहा है। हम अपने स्वार्थ और लिप्सा के मोह में अंधे होकर ऐसे अवांछित कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो आत्मसंतोष तो नहीं देता बल्कि भौतिक सुख सुविधाएं अवश्य देता है, और वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं और भ्रष्टाचार के आवेश में जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध ऐसे हिंसात्मक मोर्चे जन्म लेते हैं। भ्रष्टाचार संबंधी हिंसागत मोर्चे के उन्मूलन हेतु हमें जनमानस में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उन मूल्य परंपरा को पुनः जीवंत करना होगा जो सुप्तावस्था में आ गई हैं। व्यक्ति अपने आत्म को जस्टिफाई ना करते हुए उन कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाता है जो उसको भौतिकवादी सुख के लिए प्रेरित करती हैं। इसी के सापेक्ष हमें उनमें पुनः नए आदर्शों की स्थापना के लिए जागरूकता प्रदान करनी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उचित नियम कायदे कानून वो भी कठोरता से बनाए जाने चाहिए। केवल शपथ लेने से, वर्ष में एक बार शपथ लेने से ही भ्रष्टाचार को खत्म किया नहीं जा सकता, बल्कि आत्म संचेतना के द्वारा, आत्म मूल्यों के परिष्करण के द्वारा, गहरी निष्ठा और गहरे समर्पण के साथ अपने राष्ट्र के प्रति गहरी देशभक्ति के पृष्ठभूमि में भ्रष्टाचार को पूर्णतया खत्म किया जा सकता है। सांप्रदायिकता आधारित हिंसात्मक मोर्चा। सांप्रदायिकता के अर्थ में उस संकीर्ण मनोवृत्ति को लिया जा सकता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को ही प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना पर बल देती है। सांप्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह विचारधारा अन्य समुदायों के विरुद्ध अपने समुदाय की आवश्यक एकता पर जोर देती है। भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया गया है। सांप्रदायिकता के कारणों में सोशल मीडिया का प्रभाव, राजनीतिक कारण, मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव, अतार्किक विचारधारा का ज़्यादा प्रसार होना, आर्थिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण प्रकाश में आते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष, समुदाय एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के आवेश में सालों पुरानी व्यवस्थाओं को ढोता चला जाता है। संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय के साथ जब घृणा और नफरत की स्थिति बन जाती है तो वह आगे चलकर हिंसा का रूप ले लेता है। आगे चलकर सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करती है। सांप्रदायिक हिंसा में
जान माल इत्यादि का बेहद नुकसान होता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उनसे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं। सांप्रदायिक हिंसागत मोर्चों को रोकने के लिए शांति समितियों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्ति सद्भावना फैलाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भय तथा घृणा की भावनाओं को दूर करने के लिए एक साथ कार्य कर सकें। देश के आम लोगों को मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे आसानी से किसी के बहकावे में ना आ सकें। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता और तर्क संगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने, मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित कर सकती है। साथ ही साथ सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की भी आवश्यकता होती है। अतः सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। विज्ञापनों की भी हिंसागत मोर्चे के संबंध में अति आवश्यक जिम्मेदारी कही जा सकती है। प्रायः विज्ञापन के माध्यम से कुछ ऐसी सामग्री दर्शकों के सामने परोसी जाती है या वो ऐसी चीजें सुनते हैं जिससे हिंसा का प्रचार और प्रसार होता है। ऐसी सामग्री में गंदी भाषा, हिंसक भाषा, भेदभाव से भरे हुए शब्द या तस्वीरें, घिनौनी तस्वीरें, शरीर पर लगी हुई चोट की ऐसी ग्राफिक तस्वीरें जो बिल्कुल वास्तविक लगती हैं, किसी को सदमे में डालने या डराने के लिए किए गए प्रचार, संवेदनशील घटनाओं का फायदा उठाने वाले प्रचार। यदि किसी विज्ञापन में हिंसक या ग्राफिक तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो वह दर्शकों पर प्रायः गलत असर ही डालती हैं और अंदर तक व्यक्ति को झकझोर देती हैं। प्रायः जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाने वाले बच्चे होते हैं, वह इन चीज़ों को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रभाव में इस कदर आ जाते हैं कि वैसे ही एक्टिविटी करने के लिए बाध्य से हो जाते हैं। ऐसी सामग्रियों में खून के छींटे, गलत यौन सामग्री, किसी हिंसक गतिविधि के दिल दहला देने वाले ग्राफिक परिणाम, हिंसक या खून खराबे वाली तस्वीरों को वीडियो में खास तौर से दिखाया जाता है। वीडियो में दिखाई गई ऐसी नाटकीय हिंसा असली ना होते हुए भी, वस्तुतः वह नकली होती है, लेकिन वह असली जैसी प्रत्यक्षित होती है। कभी कभी हिंसक सामग्री को परोसने में विज्ञापन का भी रोल सामने आता है। विज्ञापन संबंधी हिंसागत मोर्चे को रोकने हेतु सबसे पहले तो भ्रामक सामग्री को विज्ञापन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। यथार्थपरक तथ्यों को ही विज्ञापन में स्थान देना चाहिए। किसी भी अवांछित या हिंसक प्रवृत्तियों को विज्ञापन के माध्यम से प्रमोट नहीं करना चाहिए। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय या किसी भी प्रकार के भेदभाव को विज्ञापन में कहीं भी विशिष्टता के साथ स्थान नहीं देना चाहिए। आदर्श नैतिक मूल्य के उन्नयन में एक सार्थक पहल करनी चाहिए व विज्ञापन की सहायता से एक स्वस्थ सामाजिक भारतीय ढांचे की परिकल्पना को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। गरीबी के संबंध में प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सेविका इला भट्ट जी ने कहा कि गरीबी एक तरह की हिंसा है जो समाज में सबकी सहमति से लगातार बरकरार है। तो में गरीबी की व्यवस्था से जूझने वाला समुदाय भ्रष्टाचार, हिंसा और शोषण, राजनैतिक सामाजिक शक्ति के
अभाव और असुरक्षित आजीविका के संकट का सामना करता है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ के नारे को दिया। इसके बावजूद भी आज हमारा भारत देश गरीबी की समस्या से विकराल रूप से ग्रसित है। गरीबी के अहम कारणों में जनसंख्या विस्फोट, सीमित संसाधन, संबंधित संस्थाओं की अक्षमता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा और गुलामी का असर जैसी स्थितियों को देखा जा सकता है। आज गरीबी राजनीति का मुद्दा बनकर रह गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहती। उदासीन राजनीतिक और सामाजिक ढांचे, मसलन जाति और धर्म के बंधन, संसाधनों का पूरी तरह से दोहन न हो पाना, कृषि में कम उत्पादकता होना गरीबी को लगातार बढ़ाने की स्थिति में देखा जा सकता है। गरीबी को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जरूरतें, मसलन रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं होती है। इस हालात को ही चरम गरीबी कहा जाता है। गरीबी की स्थिति में प्रायः व्यक्तियों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, उनके स्वास्थ्यगत कुपोषण की स्थिति, मानसिक रूप से तनाव व प्रतिबल पूर्ण स्थिति, उनके अंदर निरंतर हीन भावना का विकास होते जाना तथा अपमानजनक स्थितियों का अनेकानेक बार जीवन में आना, तत्पश्चात उनमें हिंसात्मक प्रवृत्तियों का जन्म होना प्रायः दृष्टिगत होता है। गरीबी संबंधी स्थितियों से सामान्य रूप से निपटने के लिए हमें सर्वप्रथम सामाजिक आर्थिक स्तर पर जन समुदाय को बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित करना होगा और जो धन का समान वितरण जनता के मध्य नहीं है उस पर जोर देना होगा। काले धन पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारे देशवासियों में उन नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए जिससे कि वो गरीबी अमीरी संबंधी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें। निर्धनों की जीवन शैली को समुन्नत बनाने का हमें एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए और उनको उचित मार्गदर्शन के साथ साथ आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हम गरीबी संबंधी हिंसागत मोर्चे की रोकथाम में सार्थक सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।